नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को 4 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समस्त विद्युत जीएसएस मंडलों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। कोरोना महामारी के अंदर सरकार के बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के 4 माह के बिल माफ करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिले के सभी विद्युत जीएसएस मंडलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को औद्योगिक एरिया स्थित खुंजा जीएसएस पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का नाम का एक ज्ञापन कनिष्ठ अभियंता को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सहित पूरे देश में गत 22 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के चलते तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां व कारोबार ठप हैं। इसके चलते आम जनता को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में तो हालात ये है कि आम जन के पास राशन व 2 टाइम की रोटी का सामान खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। ज्ञापन के अनुसार लोग फिलहाल सामाजिक संगठनों के भरोसे अपना पेट पाल रहे हैं। कुछ लोग अपना कीमती सामान बेचकर घर का काम चला रहे हैं। दूसरी तरफ विद्युत विभाग द्वारा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। बिल न भरने पर विद्युत संबंध विच्छेद करने की चेतावनी दी जा रही है। इससे आमजन में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। ज्ञापन के अनुसार आमजन ने वैश्विक महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन व अन्य जारी दिशा निर्देशों का भलीभांति घर पर रहते हुए पालन किया है। इसके चलते रिक्शा चालक, टैक्सी, बस सहित तमाम तरह की छोटी बड़ी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। संगठन सदस्यों ने बताया कि ऐसे हालात में केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करे। ज्ञापन में केंद्र व राज्य सरकार को बिजली के 4 माह के बिल माफ करते हुए प्रदेश के लगभग 6 करोड़ व जिले के लगभग 17 लाख लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। इस दौरान इकबाल प्रधान, मुकद्दर अली, BS पेंटर, वारिस अली, सुल्तान खान सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से पूरे जिले के अंदर जितने भी गांवों में, शहरों में जीएसएस हैं, जीएसएस के सामने अपनी डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी मुकर्रर करते हुए ये मांग रखी है कि ये बिल माफ़ किए जाएं। उसका मतलब ये है कि लगातार 55-56 दिन से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। लोगों के कारोबार, धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। घर में खाने के लाले हैं। ऐसी हालत के अंदर हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारी मांग है कि वो सरकार कम से कम 4 महीने का हमारा बिजली का बिल माफ़ करके हमें राहत दी जाए। आज का कार्यक्रम है ये इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो है हनुमानगढ़ जंक्शन में जो जीएसएस है, इसके सामने हमारा कार्यक्रम। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के माध्यम से हम कहने जा रहे हैं, जो ये लॉकडाउन होया महामारी के तौर पर, तो बिना सूचना हुआ और हिंदुस्तान में गरीबों की, सभी की तहस होगी और जो बेरोजगारी होगी, भूखमरी है, भूखमरी मर रहे हैं लोग, कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बिजली बिल कहाँ से भरे जाएं? महामारी के तौर पर बिजली बिल माफ किए जाएं, हमारा कहना ये है। पुलिस ने सोमवार को बिना निर्देशों के टाउन बाजार में खुली दुकानों को बंद करवा दिया। पुलिस का कहना है कि राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिलने तक दुकानें खोलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में नॉन कंटेनमेंट जोन्स में प्रत्येक वर्ग के व्यापारियों को दुकानें खोलने की छूट प्रदान की गई है, लेकिन छूट का क्षेत्र राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी। सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट की सूचना पाकर टाउन बाजार में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानों को बंद करवा दिया। स्थानीय दुकानदारों ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बावजूद दुकानों को पुलिस द्वारा क्यों बंद करवाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी थी। प्रत्येक वर्ग बदहाल आर्थिक स्थितियों के कारण परेशान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन दुकानें बंद करवा रही है। वहीं पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा भले ही हो गई हो, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई गाइडलाइंस नहीं मिलने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानों को फिलहाल बंद करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की जाएगी। इस दौरान यदि दुकानें खुलती हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो लॉकडाउन 3 खत्म हुआ और उसके बाद लॉकडाउन 4 की जो घोषणा की गई, उसमें केंद्र सरकार ने तो कहा भी सभी दुकानदार दुकानें खोल सकते हैं। इसी के भरोसे में सभी दुकानदार ने दुकानें खोली और पुलिस प्रशासन आगे बंद करवा गया है। और या तो हम लोगों को बताया जाए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा भी कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी किसको बंद रखना है, उसके आधार पर हम चले। बाकी व्यापारी वर्ग आज 60 दिनों से बंद पड़े, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा और कैसे उनको नौकरों की तनख्वाह देगा। सभी व्यापारी वर्ग दुखी है।
वो मीट वालों को परमिशन दे रहे हैं, हलवाइयों को परमिशन दे रहे हैं, और बाकी व्यापारी क्या है तो उनको कोई परमिशन नहीं, कोई सभी को एक तराजू से तोला जाए, सभी को एक जैसा काम करने के लिए दिया जाए। ये मान लो जब सरकार के सारे ठेके वगैरह शराब सब कुछ बिक सकती है, तो व्यापारी क्या घंटा 2 घंटे अपना काम करके 3 घंटे काम करके अपना व्यापार या बिजनेस नहीं चला सकता। 2 महीने के अंदर सेंटर की सभी सरकारों ने ये सिखा दिया है कि कोरोना से कैसे जीना है। कोरोना आपके साथ चलेगा, लेकिन लोग सीख चुके हैं, अपने परिवार की सुरक्षा लोग खुद कर सकते हैं। इनको बीच में हस्तक्षेप करके इनको कुछ नहीं करना चाहिए। जो व्यापारी इनको जो अपना टाइम निश्चित कर दे 10 से 5 या कैसे कोई व्यापारी कैसे खोले कैसे ना खोले। मैं ये कहता हूँ लॉकडाउन 3 खत्म हो चुका है, लॉकडाउन 4 के आदेश आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं पता लॉकडाउन 4 में क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। आज कई दुकानदारों ने मिलके दुकानें खोली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन आए थे, उन्होंने सारी दुकानें वापस से बंद करवा दी हैं। लेकिन अभी ये जानना चाहते हैं कई दुकानें खुली है कई नहीं खुली। हम कलेक्टर जी से ये कहना चाहते हैं कि हमको सही आदेश दे के हमको बताया जाए कि कौन सी दुकान खोलनी है कौन सी दुकान नहीं खोलनी है, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमको भी घर चलाना है। हम 60-65 दिनों से घर पे बैठे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि करना क्या है। लॉकडाउन 4 में हमको ये तो बताया कि क्या मीट की दुकानें खोल दी है, दारू के ठेके तक खोल दिए, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम सारा पालना करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन हमको कोई राय तो दो, हमको कोई आदेश तो दो, हम भी हमारा घर चला सके। आज 65 दिनों से घर पे बैठे हैं, आज हमने दुकानें खोली और पुलिस प्रशासन आके दुकान बंद करा गया, लेकिन हम वापस के वो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए हैं। बिगड़ चुकी है जी, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। हमारे वर्कर है, हमारे पास 5-5 6-6 वर्कर है, हमारे साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हो तो आपको पता ही है। जो अखबारों में आई थी इस आधार पर लोगों ने बाजार खोल दिया एक बार है, और सभी बाजार को बंद करवा दिया गया है। शाम तक शायद राज्य सरकार की गाइडलाइन आएगी, उसी आधार पर दुकानें खुलवाई जाएगी। आज तो सिर्फ राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें और मेडिकल की दुकानें, अन्य कोई दुकानें नहीं खुलवाई जा रही है। सभी दुकानों को बंद करवा दिया जाए, सबको समझाइश कर दी गई, अनाउंसमेंट करवाया जा चुका है। अब जो नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजार खोलने के आदेश सोच के 23 साल पढ़ के लोगों ने बाजार खोल दिया, गाइडलाइन उसे आधार पर बताएंगे। अभी तो कर नहीं कर सकते, किस चीज़ का आदेश मिले तो गवर्नमेंट आदेश मिले बाजार खुलवाया जाए। राज्य सरकार पर निर्देश किया है, राज्य सरकार जैसा है वैसे कार्रवाई की जा रहा है। चलान किया जा रहा है, खिलाफ चलान किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है। उनके लिए आदेश आ चुके हैं, तो पालना नहीं करेगा, मास्क नहीं लगेगा, अलग अलग जुर्माना है। दुकानदार के लिए अलग जुर्माना है, ग्राहक के लिए अलग है, बगैर मास्क कैसे अलग जुर्माना है। यही संदेश है मेरे तरफ से कि पालना करें लॉकडाउन की, अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपना बचाव रखें। सदर पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते हुए गांव डबली रठान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। टाउन वेयर अवसर पुलिस ने मादक पदार्थों में शराब जुआ सट्टा की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की सट्टा रकम सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी के अनुसार सदर थाना अधीन आने वाली डबली रठान पुलिस ने लॉकडाउन की पालना के लिए रविवार रात्रि को गश्त के दौरान एक LGW कुतुबास्त में एक युवक को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से अनिल कुमार पुत्र गोपीराम मलखट निवासी वार्ड नंबर 4 चक 1 LGW कुतुबास्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14,180 रुपए की सट्टा रकम बरामद की है। जिला हनुमानगढ़ में अवैध नशे और जुआ सट्टा के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी निरंतरता में डबली रठान चौकी इंचार्ज रामकेश जी, ASI श्री विजयानंद, हेड कांस्टेबल और टीम द्वारा चक 1 LGW में मुलजिम अनिल कुमार सन ऑफ गोपीराम मलखट निवासी चक 1 LGW को 14,180 रुपए रकम सहित सट्टा की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किए गए। होम डिलीवरी की सुविधाएं शुरू करने की इजाजत मिलने के बाद भी होटल एंड रेस्टोरेंट संचालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा रिलीफ फंड में भी उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में नॉन कंटेनमेंट जोन्स में नियम व शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों के संचालन की छूट दे दी है, लेकिन छूट मिलने के बावजूद भी बहुत से सेक्टर हैं जिनको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देश का एक बड़ा व्यवसाय होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर कोरोना महामारी की भारी मार झेल रहा है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की सर्विसेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन होम डिलीवरी से रेस्टोरेंट्स की बिगड़ी आर्थिक स्थितियां दोबारा बहाल हो पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। स्थानीय होटल संचालकों का कहना है कि
होटल एंड रेस्टोरेंट के संचालन और रख रखाव में प्रतिदिन हजारों रुपए का खर्चा हो जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना और रेस्टोरेंट का संचालन एक साथ कर पाना बेहद मुश्किल काम है। सरकार द्वारा रिलीफ फंड में होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में मिली होम डिलीवरी की छूट उनकी आर्थिक स्थितियों को बहाल नहीं कर पाएगी। होटल संचालकों ने बताया कि सामान्य दिनों में होटल्स में ज्यादातर जयपुर, दिल्ली और मुंबई से आने वाले लोग ठहरा करते थे। होटल के साथ रेस्टोरेंट व शादी समारोह की सर्विसेज के कारण होटल के सामान्य खर्चे निकालना आसान था, लेकिन होम डिलीवरी की सर्विसेज से उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी। होटल संचालकों ने बताया कि हनुमानगढ़ में बाहर से आकर जॉब करने वाले लोग बहुत कम हैं। जिले में होम डिलीवरी का काम उनकी आर्थिक परिस्थितियां सुधारने में फायदेमंद साबित नहीं होगा। संचालकों ने बताया कि देश भर में करोड़ों युवा होटल मैनेजमेंट को अपना करियर चुन चुके हैं और कोरोना संक्रमण के चलते लाखों युवा अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। आर्थिक मंदी के चलते होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। होटल संचालकों ने कोविड-19 संक्रमण के चलते नवंबर तक होटल्स का कारोबार बंद रखने की आशंका जताई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लेबर को लेकर है कि जो लेबर यहाँ पर रुकी हुई है उनके जाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो बिहार से हैं या नेपाल से हैं वो भी यहीं स्टे कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ भी सिस्टम नहीं बना है। उत्तराखंड वाले लोग वापस चले गए हैं, बाकियों का प्रॉब्लम है नेपाल से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हिमाचल से। रिलीफ फंड का देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री को अभी तक तो सिर्फ होम डिलीवरी को छोड़ के रिलीफ फंड के अंदर वैसे तो कुछ भी नहीं दिया गया रेस्टोरेंट या होटल्स के लिए। और अगर हम बात करें टैक्स की, वो भी हमें भरना ही पड़ेगा। जो इंटरेस्ट है, जो हमारी EMI चल रही है, वो भी हमें भरनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमें कोई भी छूट नहीं दी गई है, ना इंटरेस्ट को लेकर। सिर्फ एक जो EPF है उसके अंदर सिर्फ एक रिबेट है जो 3 मंथ्स का है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी छूट नहीं मिली है। इवन सिर्फ होम डिलीवरी को ओपन किया गया है और यहाँ पे इतना कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है कि हम सोचें कि अगर इसको स्टार्ट भी कर देंगे तो हम इनकम जनरेट कर पाएंगे और लेबर्स के लिए उसको प्रॉपर दे पाएंगे। तो इवन देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स 100 कवर का रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है। अगर बैंक्वेट में अगर शादियां भी प्रपोज करते हैं हम 50 लोगों की अगर आगे छूट मिलती है आने वाले टाइम में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर हमारा इतना इनकम जनरेट होगी कि हम उसको वर्किंग कर पाएंगे इसके लिए। कोरोना संकट में हमारी होटल इंडस्ट्री जो गेस्ट हाउस हैं वो लगभग 2 महीने से बिल्कुल ठप पड़े हैं, बिल्कुल बंद हैं। और अचानक से जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान हमारे यहाँ जो लेबर है वो भी बाहर नहीं जा पाई। और हमारे लिए अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि हमें क्या रिलीफ देने वाली है। वो ना तो बिजली के बिल हमारे कहीं माफ़ हो रहे हैं और जो लेबर यहाँ है उसको हम खाने पीने का, रहने का और कुछ हद तक उनको अपने घर भेजने के लिए पैसे भी मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है ये कि 2 महीने से हमने एक पाई कमाई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं हमारे सारे रूम। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई है। मेंटेनेंस जो हमारा सफाई कर्मचारी है, हम उसका घर चलाने के लिए भी उसको रोज बुलाते हैं ताकि वो सफाई के बहाने कुछ लेके जाए अपने घर पे, क्योंकि मानवता के नाते हमें ये भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए कि होटल इंडस्ट्री के लिए भी वो कुछ सोचे, क्योंकि बहुत बड़ा ये संकट है हमारे लिए। 20 लाख करोड़ का जो केंद्र सरकार ने दिया है रिलीफ फंड, उसमें से हमारे लिए तो एक पाई भी उन्होंने कहीं सुनिश्चित नहीं की है। ये बड़ा दुखद विषय है। तो उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं, कोई वैकेंसी नहीं है उनके लिए। और ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल दिया है। लेकिन मेरे यहाँ मैंने तो कोई भी किसी स्टाफ को नहीं निकाला है, जो एज इट इज थे यहीं थे, क्योंकि बाहर से हैं, सब बिहार के हैं, यूपी के हैं। मैंने किसी को नहीं जाने के लिए कहा, मैंने उनको कहा कि आप यहीं रहो, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको खाना पीना दूंगा। सरकार हमें चाहे कुछ दे ना दे, देखी जाएगी, संकट की घड़ी है। चाहिए कुछ, जैसे अभी बिजली के जो हैं, अभी हमारी यूनियन ने स्थानीय स्तर पे ये सोचा है कि अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जल्दी बिजली विभाग को कि हमारे कनेक्शन काट दिए जाएं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोड हैं तो उनका न्यूनतम बिल भी नहीं दे रहे। वो तो पिछले साल के हिसाब से इन महीनों का जो बिल था वो उसी के हिसाब से बिल भेज रहे हैं हमें।
और हमें मजबूर किया जा रहा है भरने के लिए। और अगर कनेक्शन कट गया और मान लो दोबारा करवाएंगे तो सारा कुछ जोड़ के हमसे ले लेंगे। घर वापसी की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर सोमवार को कोलकाता मूल के प्रवासियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। कोलकाता मूल के प्रवासी सोमवार को घर वापसी की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर जंक्शन कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घर वापसी के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की। कोलकाता मूल के प्रवासियों ने बताया कि वे जिला मुख्यालय पर ज्वेलरी सेक्टर में काम करते थे। लॉकडाउन लगने के बाद से ही उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बचत के पैसे खत्म हो गए हैं। राशन को लेकर भी उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्वेलर्स का काम पूर्णतः ठप पड़ा है। लॉकडाउन आगे बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में वे यहाँ आर्थिक बदहाली में नहीं रह सकते। प्रवासियों ने जिला कलेक्टर से घर वापसी की व्यवस्था करवाने या घर जाने के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की है। हम यहाँ से 2 महीने से 2.5 महीने ऊपर हो गया और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे ज्वेलरी का काम करते थे सुनारनपुर और हम यहाँ पे 50-60 आदमी हैं काम करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अब जाना चाहते हैं कोलकाता, क्योंकि हमें यहाँ पर काम धंधा है नहीं अभी, क्योंकि काम धंधा को दुकानें नहीं खुल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है और ना हमारे पास कोई काम आ रहा है। जितना पैसे थे खत्म हो चुके हैं। समस्या है कि पैसे अब है नहीं हमारे पास, बस आदमी जाता है, अब खर्चा नहीं है हमारे पास। मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि हमें परमिशन दिया जाए, इनके दोबारा बस से भेजा जाए या अपने कोई साधन करके हम अपने कोलकाता अपने घर जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सुरेशिया से मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सोमवार को उसे जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे सोमवार को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि जंक्शन के सुरेशिया से मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुरेशिया निवासी व्यक्ति को 15 दिन तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन उसके संपर्क में रहेगा और यदि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो सुरेशिया का पेशेंट पॉजिटिव आया था वो उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है, जो अपने घर जा रहा है। अभी उनको घर पे होम आइसोलेशन में रखेंगे 15 दिन के लिए। इस दौरान अगर उसको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसका इलाज करा जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। नहीं तो अभी कोरोना फ्री है और उसको घर भेज रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन समय समय पर बदलती है, जैसे जैसे नए नए केसेज आते हैं भारत सरकार राज्य सरकार गाइडलाइंस अलग देती है। अब तो गाइडलाइंस यहाँ तक भी आ गई, अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसको वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो जो प्रोटोकॉल यहाँ पे कोर कमेटी तय कर रही है कि 2 बार सैंपल नेगेटिव आ गए उसके बाद में उसको उसके होम आइसोलेशन में भेजते हैं। उस पर हम उसकी निगरानी रखते हैं कि वो बाहर ना घूमें, और हमारी टीम और प्रशासन की टीम और सभी लोग पुलिस प्रशासन सब मिलकर सब ध्यान रखते हैं। कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए लॉयंस क्लब सदस्यों ने जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा को फेस शील्ड सौंपी। लॉयंस क्लब सदस्यों की ओर से सोमवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा को कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड सौंपी गई। लॉयंस क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि क्लब सदैव सेवा कार्य में अग्रणी रहता है। इस वैश्विक महामारी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी प्रथम पंक्ति में रहते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है, परंतु कोरोना पॉजिटिव केस वाले क्षेत्र में पुलिसकर्मी व स्वास्थ्य कर्मियों को बार बार जाना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को अपनी जिम्मेवारी समझ
समझते हुए क्लब सदस्यों ने फेस शील्ड जंक्शन व टाउन पुलिस थाना में सौंपी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी पुलिस प्रशासन को किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो क्लब उनकी सहायता करने में अग्रणी रहेगा। इस मौके पर क्लब पदाधिकारी मौजूद थे। द्वारा नई कार्यकारिणी ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में फेस शील्ड और मास्क का उनके लिए सुरक्षित, कोरोना से सुरक्षित रहने की यही सबसे बड़ा उपाय है। और आगे कल ट्रैफिक थाने में दिया गया, आज हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने में, सुबह टाउन पुलिस थाने में ये वितरण किया। 500 शील्ड और मास्क का टोटल वितरण किया जाएगा। टाउन क्षेत्र में फंसे बंगाल मूल के प्रवासी सोमवार को घर वापसी की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त से मिले। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता दिखा रही है, लेकिन देश के कई इलाकों में प्रवासी मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान टाउन में फंसे पश्चिम बंगाल मूल के प्रवासी सोमवार को घर वापसी की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त से मिले। पश्चिम बंगाल के प्रवासियों ने बताया कि अचानक लगे लॉकडाउन के कारण वे हनुमानगढ़ में फंस गए थे। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन को लेकर उन्हें अभी भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। काम और राशन नहीं मिलने के कारण वे बेहद परेशान है। ऐसे में घर वापसी के लिए वे पूर्व में प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रवासियों ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार आपको बुलाएगी, तभी आपको वहां भेजा जाएगा। प्रवासियों का कहना है कि यदि उनकी घर वापसी की व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें पैदल ही बंगाल के लिए रवाना होना पड़ेगा। लोग आए हैं बंगाल से, यहाँ पर ही ममता बूटी में काम करते हैं, यहाँ नगर पालिका में आए हैं, कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। नहीं होगा, अगर कोई सहायता नहीं मिला तो हमको मजबूरन में पैदल निकलना पड़ जाएगा। कई सरकार के हम लोग इतना अनुरोध कर रहे हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है और बहुत हम लोग परेशान हैं। मांग हम लोग का है, हम लोग को पहुंचा दिया जाए। हम लोग यहाँ पर ही ममता बूटी में कढ़ाई का काम करते हैं, लेडीज सूट का। नगर पालिका में आए थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वो बोला गया है सरकार जब इजाज़त देगा तभी आप जाइएगा। होगा तो हम लोग जितना आदमी है 8-10 आदमी है, पैदल निकलना होगा। नहीं भूखे तो मरने से अच्छा तो पैदल ही जाए। कोई सहायता नहीं मिल रहा हम लोग को, जिसके पास बोला जा रहा हम लोग उसके पास जा रहे हैं। हम लोग बंगाल से हैं, हम लोग यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग घर जाना चाह रहे हैं। आज हम लोग हनुमानगढ़ नगर कमिश्नर से मिले हैं, उसने भी बोला है कि बंगाल सरकार आपको बुलाएगी तब आपको जाना होगा। अगर हमको बुलाती नहीं बंगाल सरकार तो हम पैदल यहाँ चल देंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साधन नहीं रहेगा तो पैदल ही जाना पड़ेगा। सरकार को कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम परिषद के पास, कमिश्नर के पास, नगर पालिका के पास, चेयरमैन के पास, जो भी हमारे कन्फर्म में था उससे हम मिले हैं। वही सब बोल रहे हैं कि जब आपकी सरकार बुलाएगी तब आपको जाना पड़ेगा। नहीं, हम जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, फिर समझेगी। अगर नहीं कुछ हुआ फिर हम लोग इसके आगे भी कुछ कर लेंगे। पैदल जाना तो सही नहीं होगा, पर जाना तो पड़ेगा। यहाँ भूखे तो रह नहीं सकते हम लोग भूखे तो काफ़ी दिनों से एक टाइम खाना रहता है तो दूसरे टाइम नहीं रहता है। तमाम समस्या है हम लोगों के साथ। तो थोड़ा बहुत दे देता है कभी, पर थोड़े बहुत से तो होता नहीं है। हम लोग करीब यहाँ 15 लोग हैं। यहाँ पे हम लोग 8-10 बंदे हैं जो बिहार के हैं, जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं। यहाँ पे पहले तो सरकार के माध्यम से हम लोग को खाना मिलता था, लेकिन अभी सारी सुविधा बंद हो गई है। और हम लोग का जो मार्केट था उत्तम प्लाजा, जिसमें हम लोग काम करते थे, सारे कपड़े का दुकान था, वो भी बंद हो चुका है। लेकिन और हम लोग जितने भी यहाँ पे नगर परिषद के पास आए थे, नगर कमिश्नर ने भी कुछ ऐसा हम लोग को ये व्यवस्था कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो हमें बिहार सरकार नीतीश कुमार से अनुरोध है कि हम लोग को जल्द बुलाया जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग को मजबूरी में कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा, पैदल यात्रा करना पड़ेगा। इसलिए हमें अनुरोध है नीतीश कुमार जी से कि हम लोग को जल्दी बुलाएं। जी हम बंगाल के हैं और यहाँ पे जो कमिश्नर के पास आए थे, कहीं से कोई साधन नहीं मिला है। अब जाने के लिए हम लोग छोटा छोटा बच्चा भी है और सब हम लोग परेशान हैं और हम लोग बंगाल जाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग और सब जगह पे आए हैं कि ये कर दो वो कर दो, मतलब जो बोल रहा हम लोग कर रहे, मगर कहीं से कुछ हम लोग का हेल्प नहीं मिल रहा। इसीलिए हम लोग बंगाल जाना चाहते हैं अपने घर। यहाँ प्रशासन के पास आए थे मगर यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये बोलने की सरकार भेजेंगे। अगर ये नहीं हो पाता है, ये अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग 1-2 दिन में हम लोग अपने पैदल निकल जाएंगे। फिर जिम्मेदारी यहाँ के सरकार का होगा। कोरोना संक्रमण के चलते बदले शादी समारोह के स्वरूप ने लाखों लोगों के कारोबार छीन लिए हैं।
कैटर्स का काम करने वाले लोगों का कहना है कि इस वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को ऋण व आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना चाहिए। कोरोना महामारी ने समाज में बहुत सी चीजों पर गहरा असर छोड़ा है। इनमें एक विवाह समारोह से जुड़े कारोबारों को माना जा सकता है। कारोबार संक्रमण के चलते भविष्य में शादी समारोह की एक बदली हुई छवि देखने को मिलेगी। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह के बदले स्वरूप ने बहुत से लोगों के काम छीन लिए हैं। इनमें से सबसे बुरा असर कैटर्स और पैलेस संचालकों पर पड़ रहा है। लॉकडाउन से पूर्व शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुआ करते थे। शादी समारोह में 200 से 300 लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग ने लाखों लोगों के कारोबार छीन लिए। कैटर्स कारोबार करने वालों का कहना है कि शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक अब से खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए एक हलवाई और हेल्पर पर्याप्त है। जहां शादी समारोह में 200 से 300 लोग काम किया करते थे, वहां केवल 2 लोग ही रह गए हैं। ऐसे में कैटर्स का कारोबार करने वालों के लिए भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। सरकार ने भी प्रत्येक वर्ग के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी है, लेकिन इन कारोबारियों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। शादी समारोह में डेकोरेटर से लेकर वेटर तक सबको काम मिल जाता था। अब कोरोना महामारी के कारण इन सब लोगों की आजीविका खतरे में पड़ी हुई है। ऐसे में कैटर्स का कारोबार करने वालों ने सरकार से आर्थिक सहयोग व अन्य काम के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की मांग की है। कैटरिंग लाइन के बर्बाद होने से जो लोग कैटरिंग के अंदर काम करते हैं, मान लो एक कैटरिंग है उसमें 100 या 200 लोग वर्क करते हैं, आज वो लोग तो बेरोजगार हो ही गए। परंतु अगर कैटरिंग होती है तो उसके साथ साथ फोटोग्राफर को काम मिलता है, एक फूल वाले को काम मिलता है, टेंट वाले को काम मिलता है, एक किराने वाले को काम मिलता है, सब्जी वाले को काम मिलता है। हमारा नुकसान तो वही हुआ है, और जो वर्कर हमारे पास काम करते थे उनका तो इतना नुकसान हुआ है कि वो आज लोग जो हैं वो 2 रोटी को मोहताज है। लॉकडाउन का ये निश्चित समय सीमा हमने सोचा ये लॉकडाउन 7 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 14 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, महीने में खत्म हो जाएगा। हम 1 महीने भर बैठ के इन लोगों को खिला सकते हैं, परंतु आप बताएं जब हमारा काम नहीं चलेगा तो हम इन लोगों को बैठ के कैसे खिलाएंगे। जिस हिसाब से सरकार की गाइडलाइन है और जिस हिसाब से इस महामारी को बताया जा रहा है और इस महामारी के जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये काम लंबा चलने वाला है और कैटरिंग लाइन का भविष्य खत्म हो चुका है। आज ही आदेश किया गया कि 50 आदमी के ऊपर आप इकट्ठे नहीं हो सकते। आप मुझे एक बात बताओ, मात्र 50 आदमी जिस फंक्शन में इकट्ठे होंगे किसको काम मिलेगा? कहाँ 200 आदमियों को काम मिलता था, कहाँ एक हलवाई और उसका एक हेल्पर सफिशिएंट है, काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। 200 आदमियों की जगह 2 आदमियों को काम, 198 लोग बेरोजगार हुए। और सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज के नाम पे कुछ भी नहीं है कैटरिंग लाइन के अंदर। कैटरिंग लाइन के बारे में सोचा ही नहीं गया, फूड इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं गया। बाकी सबके लिए आर्थिक पैकेज है, कैटरिंग लाइन के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं। अभी कोरोना के कारण क्योंकि सरकार 50 लोगों से ऊपर की शादी की अनुमति नहीं दे रही, तो उसमें तो 2 या 3 लोगों को काम मिलेगा, 4 लोगों को काम मिलेगा। नहीं तो हमारी इंडस्ट्री में हर ब्याह शादी में 200 से 250 लोगों पे को काम मिलता है 1000 आदमियों की गैदरिंग पर। तो स्वाभाविक रूप से अभी निकट भविष्य में ऐसे आसार लगते नहीं कि नवंबर दिसंबर तक बड़ी शादियों की सरकार परमिशन देगी। तो उस हिसाब से हमारा बहुत बड़ी वर्क फोर्स अनएम्प्लॉय होगी, कोई रोजगार नहीं उनके पास, रोजी रोटी का संकट है। हम लोग इसी पे डिपेंड हैं, वेटर हैं, हम कैटर हैं, हमारे लड़के, हमारे ऑफिसों का किराया। तो ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए और हमारे पास सामने रोजी रोटी का संकट है। तो सरकार उसके लिए कुछ व्यवस्था करे, कुछ ऋण देवे, कुछ हमारी वर्क फोर्स के लिए कुछ काम ढूंढे। नहीं, हम डायरेक्ट रूप से तो अभी तो कोई नहीं मिला। हाँ, हम लोगों के जो कोई वेटर है उन लोगों को कुछ जन धन में खाते हैं, कोई 500 रुपये आगे हो तो हो, बाकी तो कुछ नहीं है अभी। क्योंकि वो जो रिलीफ फंड जो अभी जो सरकार कह रही है 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो बात है, उसमें तो वो बैंक कितना कोऑपरेट करते हैं, कितना उसमें ऋण मिलता है, भविष्य की बात है। तो अभी तो ऐसा कुछ डायरेक्ट तो कोई है नहीं। लेकिन हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारे जो वेटर्स हैं, हमारे हलवाई हेल्पर हैं, हम लोग कैटर्स हैं, तो हमारे सामने तो अभी तुरंत रोजी रोटी का संकट है।
अभी हमको ऑफिसों के किराए देने हैं, अप्रैल में देने थे, वो 1 महीने का छोड़ने की बात है, लेकिन आगे तो देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत बड़ा जो हम लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। पहला तो सुझाव यही है कि सरकार इसमें, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी कोई ये लोगों में फैल रहा है, तो सरकार कोई 200-300 लोग, कुछ जयपुर के लोगों ने भी मांग की है, कोई 300-400 लोगों तक की कोई शादी की व्यवस्था लोगों को अनुमति दे, क्योंकि हमारे भारतीय समाज तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। त्योहार के बिना तो हम लोग भारतीयों का जीवन ही नहीं है, तो हम तो हर जगह इकट्ठे होकर सुख में दुख में इकट्ठे होने की हमारी व्यवस्था है। तो सरकार इसको देखे, समझे कि, और इस पर भी हमारे को डॉक्टर्स हैं विचार करें कि कहीं ये अगर संभव हो तो 300-400 लोगों को हमको अनुमति देवें, ताकि लोग इसका एंजॉय करें शादियों का। ये सरकार है तो हमारे पास कोई लड़के हैं, कोई हमारे उसको किराए के लिए कोई डायरेक्ट हमारे कुछ ऑफिसों के किराया है, कोई लड़के हैं, तो उसकी प्लानिंग करके कोई 2000-4000 महीना कोई सरकार उसके लिए हमको कोई आकस्मिक सहायता प्रदान करे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी की गई गाइडलाइन की पालना करते रहिए। नमस्कार।